हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आपको बता दें कि आपके लिए खुशखबरी तो आ ही गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपनी बैठक में कहा है कि जल्द से जल्द जो भी खाली पद पड़े हैं उन्हें भरा जाए। तो देखिए, ये जो खाली पद हैं आपके लिए भरे तो जाएंगे, साथ में पहले हम बता दें आपका यूपी टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा। तो इसके लिए आपको ये बुक पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। क्योंकि देखिए, ये जो चारों सेमेस्टर की बुक हैं ये आपका बेसिक से हाई तक आपको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन बचेंगे नहीं। तो बहुत बेहतर तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। बुक रीडिंग कर रहे हैं हम, और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चलेंगे और जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो आपके पास समय नहीं है, समय बहुत कम है। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ, अगर आपका यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है तो आप यूपी टेट पे फोकस करें। अगर आपका यूपी टेट क्वालिफाई है तो केवल आप सुपर टेट पे ही फोकस करें और किसी एग्जाम पे फोकस मत करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, तो आपका मेन मोटिव है कि हम सुपर टेट ही क्लियर करें। तो आपका कोई भी नॉर्मल सा एग्ज़ाम हो वो सब तो साइड में तैयारी करते ही रहे, लेकिन साथ में जो है सुपर टेट पे फोकस करिए। कोई कितना भी कहे कि वैकेंसी नहीं आएगी, छोड़ दीजिए उन सभी की बातों को और आप अपनी तैयारी पे बने रहें। तो चलिए, ये हमारी एजुकेशन की बुक है जिसको हम पढ़ रहे हैं और जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाल विकास में सीखने की प्रक्रिया देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने जो है आपका इतने टॉपिक पढ़ लिए थे, ध्यान से देखिएगा। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता क्षेत्र, अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके, समायोजन के उपाय, व्यक्तिगत विभिन्नता। और आज हम पढ़ेंगे कल्पना, चिंतन, तर्क। ठीक है, ये सब टॉपिक अपने ही आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और बड़े टॉपिक हैं। तो उनको देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो जितना कवर कर पाएंगे हम उतना कवर करेंगे। तो चलिए सीधे हम आते हैं चैप्टर पे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारा चैप्टर आता है, कौन सा आता है हमारा चैप्टर? कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। हम एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसमें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से दिया है। तो पहला चैप्टर हम लेते हैं कल्पना। कल्पना में हम क्या देखेंगे? अर्थ देखेंगे, प्रकार देखेंगे और निर्धारक कारक देखेंगे। ठीक है, और कल्पना का विकास देखेंगे। तो आते हैं सीधे हम चैप्टर पे अपने। ध्यान से देखिएगा। कल्पना की चीज़ें, कल्पना यानी कि अंग्रेजी में बोले तो इसको हम कह सकते हैं इमेजिनेट। जो चीज़ें हम सोचते हैं वो हमारी क्या होती है? कल्पना होती है। वो हमारे अनुभव से संबंधित होती है। तो देखते हैं हम कि कल्पनागत अनुभवों से संबंधित होती है। इसमें हमेशा नवीनता का तत्व पाया जाता है। बालक को कल्पना में यह अनुभव होता है कि कल्पना से संबंधित अनुभव नवीन है। ठीक है, कोई भी चीज़ें बच्चा सोचता है तो क्या सोचता है कि हम जो सोच रहे हैं वो चीज़ें क्या हैं? नई चीज़ें हैं। कल्पना को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि कल्पना पूर्व प्रत्यक्षीकृत अनुभवों पर आधारित वह प्रक्रिया है जो रचनात्मक होती है, परंतु आवश्यक नहीं कि वह सृजनात्मक भी हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि बालक जब पुनः स्मरण और कल्पना करना सीख लेता है तब उसका सामाजिक संपर्क अधिक बढ़ जाता है। इस योग्यता को प्राप्त होते ही बालक उन वस्तुओं के संबंध में भी विचार करने लग जाता है जो उसके सामने नहीं होती है। ठीक है, आप जैसे सोच रहे हैं कोई चीज़ आपके सामने वो नहीं है और आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी जगह के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कल्पना ही होती है। कल्पना का महत्व बालक की विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं में से है। बालक में अनेक क्रियात्मक कौशलों का विकास उसकी कल्पना पर आधारित होता है। बच्चे, आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे हैं, आपस अपने आप ही बात करते रहते हैं, अपनी कल्पना करते ही और बात करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? कल्पना से ही संबंधित होती हैं। अब हम परिभाषा देखते हैं। रायबर्न के अनुसार कल्पना की परिभाषा देखते हैं कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए आकार से प्रयोग करते हैं। वह हमको अपने पूर्ण अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। ठीक है, रायबर्न ने क्या कहा है कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं को नए आकार से प्रयोग करते हैं। वह हमको अपने पूर्व अनुभव, ठीक है, पूर्ण अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। तो ये हो गया। फिर मैकडूगल ने क्या कहा है? मैकडूगल ने कहा है कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपकी पूछी भी गई है मैकडूगल के शब्दों में। चलिए अब हम आगे आते हैं। तो ये चीज़ें हो गई कल्पना के बारे में। थोड़ा सा एक लाइन है उसको भी देख लेते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है। यह स्वतः ही चलती रहती है। इसका प्रयोग क्रमबद्धता पर निर्भर करता है। कल्पना का आधार पूर्व अनुभव होता है। इसके बिना कल्पना साकार रूप नहीं ले पाती है। कल्पना का प्रारंभ और अंत सृजन के लिए होता है। तो ये अर्थ हो गया और परिभाषा हमने देख ली। अब हम देखते हैं कल्पना के प्रकार। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए अब हम देखते हैं कल्पना के प्रकार को। तो मैकडूगल ने बताया है। ठीक है, कल्पना के प्रकार को हम देखते हैं। तो मैकडूगल ने कल्पना के कुछ प्रमुख प्रकार बताए हैं। पहले कौन सा है? सृजनात्मक कल्पना,
आदनात्मक कल्पना, कार्य साधक कल्पना और रसात्मक कल्पना। तो ये सारे प्रकार बताए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, उन्होंने बताया है कि कार्य साधक कल्पना दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक सैद्धांतिक कल्पना होती है और एक व्यवहारिक कल्पना होती है। और जो रसात्मक कल्पना है वो क्या होती है? कलात्मक होती है, एक मनोराज्यमयी कल्पना होती है। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए। कल्पना के कुछ मुख्य प्रकार किसने बताए हैं? मैकडूगल ने बताए हैं। सृजनात्मक, आदनात्मक, ठीक है, कार्य साधक और रसात्मक। कार्य साधक के दो प्रकार के हैं। कार्य साधक जो कल्पना है दो प्रकार की है, सैद्धांतिक कल्पना और व्यवहारिक कल्पना। रसात्मक कल्पना जो है दो प्रकार की है, कलात्मक और मनोराज्यमयी कल्पना। ठीक है, तो ये हो गए प्रकार। अब एक एक प्रकार को हम अच्छे से देखते हैं। चलिए, तो पहला आता है सृजनात्मक कल्पना। तो इस कल्पना का सृजन से सीधा संबंध होता है। इसी कल्पना के आधार पर चित्रकार चित्र, कवि, कविता, लेखन करता है। देखिए, सृजनात्मक क्या होता है? जैसे चीज़ें जब हम सोच के नई चीज़ों को करते हैं तो वो हमारी होती है सृजनात्मकता होती है। जैसे चित्रकार कोई चीज़ सोचेगा तभी वो चित्र बनाएगा, तो वो भी उसकी सृजनात्मकता है। कवि कविता सोचेगा, ठीक है, लेखक जो है लिखने को सोचेगा तभी वो कर पाएगा। तो सृजनात्मक है, नई चीज़ों का सृजन करते हैं ये। फिर देखते हैं आदनात्मक कल्पना। बालक जब दूसरे के कथन या कल्पना के आधार पर कल्पना करते हैं। ठीक है, बालक जब किसी दूसरे के कथन या कल्पना के आधार पर कल्पना करता है तो यह कल्पना आदनात्मक कल्पना कहलाती है। फिर अगला है हमारा कार्य साधक कल्पना। तो कार्य साधक कल्पना क्या होती है? कि ज्ञान का विकास इसी कल्पना के आधार पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अगर पूछा जाए कि ज्ञान का विकास किस कल्पना के आधार पर होता है, तो कार्य साधक कल्पना के आधार पर होता है। इसी प्रकार की कल्पना जटिल समस्याओं के हल में सहायक होती है। तो पूछा जा सकता है कि जटिल समस्याओं के हल करने में कौन सी कल्पना सहायक होती है, तो कार्य साधक कल्पना। ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है इसको भी हम देख लेते हैं। ये होती है एक सैद्धांतिक कल्पना और एक होती है व्यवहारिक कल्पना। सैद्धांतिक कल्पना क्या है? उच्च कोटि के नियम, सिद्धांत आदि इसी कल्पना के प्रतिपादित होते हैं। और व्यवहारिक कल्पना की हम बात करें तो व्यवहारिक या क्रियात्मक बातों से संबंधित कल्पना व्यवहारिक कल्पना कहलाती है। ठीक है, व्यवहारिक या क्रियात्मक बातों से संबंधित कल्पना व्यवहारिक कल्पना कहलाती है। व्यवहारिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं से संबंधित कल्पना का बालकों के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो ये हो गई हमारी कार्य साधक कल्पना। फिर अगली कल्पना कौन सी है? रसात्मक कल्पना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो रसात्मक कल्पना भी दो प्रकार की होती है। तो पहले इसको देखते हैं। इस प्रकार की कल्पना को सौंदर्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। तो सौंदर्यात्मक कल्पना किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि रसात्मक कल्पना को सौंदर्यात्मक कल्पना कहते हैं। ओके, चलिए फिर आगे हम देखते हैं। रसात्मक कल्पना भी जो है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक कलात्मक और एक मनोराज्यमयी। तो कलात्मक में क्या होता है? नाटक, कविता, कहानी, चित्र आदि इसी कल्पना के आधार पर बनाए जाते हैं। एक लेखक अपनी कृति की रचना इसी कलात्मक कल्पना के आधार पर करता है। और अगली है मनोराज्यमयी कल्पना। यह है इसी कल्पना के आधार पर एक लेखक अपनी कल्पना में स्वाभाविकता और नियंत्रण को भूलकर अपनी कल्पना तरंगों में गोते लगाता है। तो ये कल्पना के प्रकार हो गए और इनको हमने अच्छे से देख लिया। तो एक दो बार वीडियो देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पूछा गया है मैकडूगल के अनुसार कल्पना, तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं। फिर आगे क्या है आपका? आगे दिया हुआ है आपका कल्पना विकास के निर्धारक तत्व। तो बच्चों में कल्पना का विकास निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से तरीकों से किया जा सकता है? ध्यान से देखिएगा। तो किया जा सकता है भाषा ज्ञान का विकास करके। ठीक है, तो देखते हैं हम कि भाषा का ज्ञान कल्पना के विकास में एक प्रमुख सहायक कारक है। जैसे जैसे बच्चों का भाषा का ज्ञान बढ़ता जाता है उसमें कल्पना करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि बच्चों में जैसे जैसे भाषा ज्ञान बढ़ता है तो उनमें कल्पना करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। बच्चा जब किसी कहानी को सुनता है और अनेक शब्दों को सुनकर उनसे संबंधित चीज़ों की कल्पना कहानी सुनने के साथ साथ करता है। ठीक है, जब बच्चे के शब्द ज्ञान में वृद्धि हो जाती है तो वह शब्दों के सहारे अनेक घटनाओं की कल्पना करने लगता है। तो सीधे सीधे क्या है कि बच्चों का जो है भाषा ज्ञान का विकास करके हम कल्पना में वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि कल्पना में वृद्धि होती है भाषा ज्ञान से। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कहानी या कथाएँ। कहानी या कथाओं की अगर हम बात करें तो बच्चों में कल्पना विकास में कहानियाँ व कथाएँ सहायक होती हैं। कहानियों से नए नए शब्दों का ज्ञान बढ़ता है, साथ ही कल्पना का भी विकास होता है। शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई कहानी बच्चों को सुनाई जाए तो पूरे हाव भाव के साथ तथा कहानी को आधी सुनाकर बच्चों को पूरी करवाएं। बच्चे इस प्रकार की कल्पना के माध्यम से कहानी को पूरी कर सकेंगे। फिर आगे हमारा अभिनय या कार्य भूमिका। ओके, तो अभिनय या कार्य भूमिका क्या है? इसमें हम देखते हैं बालकों के कल्पना विकास को अभिनय भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। अभिनय के पात्र से
बालक साहस, वीरता, नैतिकता, हास्य आदि सीखकर पात्रों के समान अपने जीवन को ढालता है। इससे उसका अनुभव और कल्पना शक्ति बढ़ती है। दूसरे अभिनय करके बालक स्वयं अनेक नए अनुभव जो है ग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है। फिर आगे हम देखते हैं कविताएं। बालकों के कल्पना विकास को कविताएं भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, बालक के जो है कल्पना विकास को कविताएं भी प्रभावित करती हैं। जिन कविताओं में कल्पना का पुट जितना अधिक होता है, जिन कविताओं में कल्पना का पुट जितना अधिक होता है, वे कविताएं कल्पना विकास का उतना ही महत्वपूर्ण साधन होती हैं। फिर आगे क्या है, साहित्य, चित्रकारी आदि। तो बालकों में कल्पना विकास को साहित्य, चित्रकारी, शिल्प, संगीत आदि भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। इन सभी साधनों से बालक प्रारंभ से ही अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख जाता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति जितनी ही अधिक होती है, उसकी कल्पना शक्ति के विकास की उतनी ही अधिक संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर आगे हम देखते हैं जन माध्यम, यानी कि लोगों के माध्यम से भी कल्पना शक्ति का विकास होता है बच्चों में। तो जन माध्यम की बात करें, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न जैसे माध्यम बालकों में कल्पना शक्ति विकसित करने में सहायक होते हैं। बच्चों के लिए बनाई गई कार्टून फिल्में तो कल्पना विकास में बहुत अधिक सहायक हैं। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कल्पना का विकास। अभी हमने प्रभावित करने वाले कारक देखे हैं, अब हम देखते हैं कि कल्पना का विकास। तो ध्यान से देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, बच्चों का कैसे होता है विकास। तो अनेक मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि कल्पना का विकास बालक में उस समय से प्रारंभ हो जाता है जब से उसमें भाषा का विकास प्रारंभ होता है। 2 वर्ष की अवस्था तक बालकों की कल्पना का विकास बहुत मंद गति से होता है, परंतु 2 वर्ष की अवस्था के बाद कल्पना का विकास तीव्र गति से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। 2 वर्ष की अवस्था तक, ठीक है, बालकों की कल्पना का विकास बहुत मंद गति से होता है, परंतु 2 वर्ष की अवस्था के बाद कल्पना का विकास तीव्र गति से होता है। ये लाइन याद रखिएगा। पियाजे का विचार है कि बालक में प्रारंभ में पुनरुत्पादक कल्पना पाई जाती है। अगर पूछा जाए पियाजे के अनुसार बालक में प्रारंभ में कौन सी कल्पना पाई जाती है, तो पुनरुत्पादक कल्पना पाई जाती है। बालक में कल्पना का विकास वैसे बढ़ता जाता है जैसे जैसे उनमें प्रतिमाओं का विकास होता है। उनमें इन प्रतिमाओं को संरचित बौद्धिक कार्यों में संगठित करने की योग्यता बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। 4-5 वर्ष का बालक अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, जैसे मम्मी बाजार से खिलौने और मिठाई ला रही होंगी, लकड़ी के बर्तनों से खाना पकाने का और खेल का आदि। लगभग 5 वर्ष की अवस्था से ही बालक में जो है रचनात्मक कल्पना का विकास हो जाता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है कि बालक में रचनात्मक कल्पना का विकास किस आयु से होने लगता है, तो हम कहते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था तक होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वह केवल डंडे या छड़ी, ठीक है, वह केवल डंडे या छड़ी को घोड़ा समझकर उस पर सवारी करता है। उत्तर बाल्यावस्था से ही बालकों में मनोरंजमयी कल्पना का विकास तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है। ये भी लाइन याद रखिएगा। मनोरंजमयी कल्पना का विकास बच्चों में जो है कब तीव्र गति से प्रारंभ होता है, तो उत्तर बाल्यावस्था से। इस अवस्था के अंत तक वह भाग्य, मंत्र और जादू आदि के संबंध में कल्पना करने लग जाते हैं। किशोरावस्था तक बालकों की कल्पना का अधिकांश विकास हो चुका होता है। इस अवस्था में बालक बालिकाएं बहुधा विपरीत लिंग के लोगों के संबंध में कल्पना करने लग जाते हैं। अधिकांश बालकों में आयु बढ़ने के साथ साथ गंभीरता भी आ जाती है। वे वास्तविक से अधिक संबंधित होते हैं। कल्पना का उपयोग अधिकांशतः रचनात्मक कार्यों तथा सृजनात्मक कार्यों में हम करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम आगे क्या है। आगे आपका जो है कल्पना का चैप्टर खत्म होता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार देख लीजिएगा, बाकी PDF आपको बुक खत्म होने के बाद मिल जाएगी। फिर आगे हम देखते हैं कल्पना के बाद हमारा क्या आता है, चिंतन। ठीक है, चिंतन यानी किसी चीज़ को सोचना, थिंकिंग। ठीक है, चिंतन आता है, तो हम चिंतन भी करते हैं। समय कितना हो रहा है, ठीक है, हम कंप्लीट कर लेते हैं, जितना कंप्लीट हो पाएगा हम कर लेंगे। तो चिंतन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, चिंतन की अर्थ व परिभाषाएं पढ़ेंगे, चिंतन के उपकरण या साधन पढ़ेंगे, चिंतन के प्रकार पढ़ेंगे, चिंतन की वृद्धि के तरीके और विधियां पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। इस मानसिक प्रक्रिया में स्मृति, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मानवीय जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। हम एक समस्या का हल खोज नहीं पाते कि दूसरी समस्या हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। ये समस्याएं प्रयत्न करने से हल हो जाती हैं और कभी कभी प्रयत्न ही चिंतन को जन्म देता है। यानी कोई भी समस्या है, जब तक हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं तब तक हम उसका क्या है, सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो इसीलिए क्या है, इसी को हम कहते हैं चिंतन या थिंकिंग। अब हम देखते हैं चिंतन की परिभाषाओं को देख लेते हैं, अर्थ को देखते हैं।
तो चिंतन का अर्थ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। दर्शन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की प्रगति मानव की चिंतन शक्ति पर निर्भर करती है, ठीक, निर्भर रहती है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है और वास्तविकता विज्ञान को जन्म देती है। अतः चिंतन शब्द का प्रयोग याद, कल्पना और अनुमान आदि के रूपों में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के चिंतन की कोई न कोई दिशा अथवा लक्ष्य अवश्य होता है। चिंतन में बालक क्रियाशील रहता है। चिंतन वस्तुओं, प्रतिमाओं और प्रतीकों आदि किसी के भी संबंध में हो सकता है। चिंतन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्न सहायक मत जो हैं उनको भी हम देख लेते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं कि चिंतन किसे कहते हैं। तो वैलेंटाइन के अनुसार ये महत्वपूर्ण है मनोवैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार, ठीक है, कुछ जो की पॉइंट है उस पर हम अंडरलाइन करते हैं। श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। तो ये वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि जो है चिंतन शब्द है उस क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें क्या होता है कि श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। फिर देखते हैं हम गैरेट के अनुसार है चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है। चिंतन क्या है, गैरेट ने क्या कहा है कि एक अव्यक्त यानी कि जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है और रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों और प्रत्ययों का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि चिंतन एक ज्ञानात्मक क्रिया है। यह स्वतः ही नहीं होती बल्कि प्रयत्न करना पड़ता है। चिंतन की क्रिया उद्देश्य पूर्णता की ओर अग्रसर रहती है। इसमें दीवा, स्वप्न या कल्पना आदि का कोई स्थान नहीं होता है। चिंतन के द्वारा समस्या समाधान होता है। यह मुख्य रूप से प्रतीकों पर आधारित मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं चिंतन के उपकरण या साधन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चिंतन के उपकरण या साधन, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपका। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययनों के आधार पर चिंतन प्रक्रिया के आधार स्तंभ या उपकरण को निम्नलिखित भागों में प्रस्तुत किया है। तो बात करते हैं प्रतिमाओं की, ठीक है। कौन कौन से भाग हैं, पहले क्या है, प्रतिमाएं यानी कि इमेजेस। तो मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त होता है। हम जो कुछ देखते हैं, करते हैं या सुनते हैं, सभी का आधार मन में विकसित प्रतिमा होती है। इसीलिए इनको स्मृति प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा, कल्पना प्रतिमा आदि नाम देते हैं। ये प्रतिमाएं वस्तु, व्यक्ति एवं विचार से निर्मित होती हैं। चिंतन में इन्हीं को आधार बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या है ये चिंतन के उपकरण या साधन में पहले क्या हो गया, प्रतिमाएं हो गई। फिर आगे हम देखते हैं प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, ठीक है। चिंतन का महत्वपूर्ण साधन प्रत्यय भी माना जाता है। इसके द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। प्रत्यय के द्वारा क्या होता है, हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। जैसे हाथी शब्द को सुनकर हमारे मस्तिष्क में हाथी से संबंधित संचित प्रत्यय जाग जाता है और संपूर्ण ज्ञान का अभ्यास होने लगता है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं प्रतीक एवं चिन्ह की बात करते हैं। अगर हम यहाँ प्रतीक एवं चिन्ह की बात करें तो प्रतीक एवं चिन्ह मूक रहते हुए भी अपना अर्थ स्पष्ट या व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। प्रतीक एवं चिन्ह मूक रहते हुए भी अपना अर्थ स्पष्ट या व्यक्त करने में समर्थ रहते हैं। सड़क पर बने हुए प्रतीक या चिन्ह हमें सही गति एवं सुरक्षा को स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार गणित में प्लस या मल्टीप्लाई का चिन्ह जो है का अर्थ स्पष्ट होता है कि हमें करना क्या है, यानी चिन्हों से हम पता लगा लेते हैं कि हमें करना क्या है, इसमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं भाषा की। विद्वानों ने भाषा के पीछे चिंतन शक्ति को बतलाया है। सामाजिक विकास में भाषा संकेतों एवं इशारों से भी प्रकट होती है। सामाजिक विकास में भाषा संकेतों एवं इशारों से भी प्रकट होती है, जैसे मुस्कुराना, भौहें चढ़ाना, अंगूठा दिखाना आदि। इन सब का दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है तथा बिना बोले अर्थ को लगाना या समझना प्रचलित है। इन सब के पीछे चिंतन शक्ति है जो अर्थों को स्पष्ट करती है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं सूत्र। तो सूत्र क्या है, यानी फार्मूला। हमारी प्राचीन परंपरा है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। इसमें गणित, विज्ञान आदि के सूत्र आते हैं। भारतीय ज्ञान संस्कृति के श्लोकों में संचित है। भारतीय ज्ञान संस्कृत के श्लोकों में संचित है, जिसकी व्याख्या से अपार ज्ञान प्रकट होता है। सूत्र को देखकर हमारी चिंतन शक्ति उसमें निहित संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करती है। तो ये हो गई हमारी क्या, उपकरण हो गए चिंतन के। अब हम चिंतन के प्रकार देखते हैं। चिंतन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चिंतन के प्रकार को हम 4 रूपों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से चिंतन होते हैं एक बार देख लेते हैं। प्रत्याक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। अब हम एक एक चिंतन को अच्छे से देखते हैं। तो हम देखते हैं चिंतन के प्रकार कौन कौन से चिंतन हैं। पहले देखते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो ये क्या है,
यह वह चिंतन है जो वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। बालक अपने चारों ओर के भौतिक मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है वो प्रत्यक्षीकरण कहलाते हैं। सामने से जिन वस्तुओं को हम देखते हैं वो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उनके संबंध में जो चिंतन होता है वह प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे कल्पना चिंतन। बात करेंगे कल्पना चिंतन की बात करेंगे तो जब उद्दीपक वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तब उसकी कल्पना की जाती है। इसके अभाव में, ठीक है, इनके अभाव में इनकी मानसिक प्रतिमा बनाकर इन प्रतिमाओं से संबंधित चिंतन कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, किसी चीज़ की कल्पना करके चिंतन करना तो कल्पनात्मक चिंतन हो जाता है। फिर देखते हैं प्रत्ययात्मक चिंतन यानी कि कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार का चिंतन है। इसकी बालकों में तभी अभिव्यक्ति होती है जब बालकों में प्रत्ययों का निर्माण प्रारंभ होता है। एक बालक में जितने ही अधिक प्रत्यय निर्मित होते हैं उसमें उतना ही अधिक प्रत्ययात्मक चिंतन पाया जाता है। इस प्रकार के चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी कहते हैं। स्थान, आकार, भार, समय, दूरी और संख्या आदि संबंधी प्रत्यय बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर ही बन जाते हैं। इन प्रत्ययों के संबंध चिंतन भी प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। तो देख लीजिएगा, एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। फिर देखते हैं तार्किक चिंतन के बारे में। यह अपेक्षाकृत सर्वाधिक उच्च प्रकार का चिंतन होता है। ठीक है, जहाँ पर लॉजिक होता है। इसका संबंध किसी समस्या समाधान से होता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं चिंतन वृद्धि के तरीके एवं विधियाँ। चिंतन वृद्धि के तरीके एवं विधियों के बारे में हम जानते हैं तो क्या है कि शिक्षा में चिंतन की उपादेयता बालकों में चिंतन प्रवृत्ति के विकास से प्रतीत होती है। प्रारंभिक दिनों में वस्तु के प्रत्यक्षीकरण और रटने के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे ही उसमें वस्तु, व्यक्ति एवं भाव के बीच संबंध स्थापना विकसित होने लगती है। इससे उसका ज्ञान पूर्ण होता है। अतः अध्यापक को छात्रों में सावधानीपूर्वक चिंतन वृद्धि के उपायों का विकास करना चाहिए। चिंतन वृद्धि की निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं चिंतन वृद्धि की? तो देखते हैं पहले क्या है, ज्ञान में गहनता। ठीक है, डीप नॉलेज यानी कि चिंतन के विकास के लिए बालकों में ज्ञान के प्रति रुचि एवं लगन उत्पन्न करनी चाहिए। चिंतन की सहायक सामग्री से विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है जो चिंतन प्रक्रिया को मजबूत एवं सफल बनाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं भाषा की परिपक्वता। भाषा की परिपक्वता होता है, भाषा ही विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। बालक के चिंतन के विकास में भाषा का अत्यधिक महत्व है। अतः शिक्षक को अपने बालकों को सही भाषा उच्चारण, लिखना एवं वाचन करना सिखाना चाहिए। जब वे भाषा में परिपक्व हो जाएंगे तब चिंतन प्रक्रिया में उन्हें सरलता होगी। फिर आगे हम देखते हैं सशक्त प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो प्रेरणा मानव विकास में सहायक होती है। थॉर्नडाइक महोदय ने प्रेरणा को सीखने और चिंतन में सहायक माना है। प्रेरणा आंतरिक होनी चाहिए ताकि बालकों का पूर्ण ध्यान एवं रुचि चिंतन के प्रति लग सके। इसीलिए सशक्त प्रेरणा को चिंतन प्रणाली का प्रभावशाली तत्व माना जाता है। फिर हम देखते हैं बौद्धिक प्रखरता। बालकों में बौद्धिक वितरण जिस औसत से होगा, चिंतन प्रबलता भी उसी औसत से पाई जाती है। बुद्धि का विकास नहीं होता है बल्कि उसमें तीव्रता पैदा की जाती है। यह तीव्रता चिंतन शक्ति में सकारात्मक भूमिका अदा करती है। अतः ज्ञान के द्वारा बालकों में बौद्धिक प्रखरता को तीव्र बनाना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं लगन एवं रुचि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बालक में चिंतन शक्ति रुचि पर निर्भर होती है। जब वह किसी उद्दीपक पर ध्यान देगा एवं रुचि प्रदर्शित करेगा तो चिंतन प्रक्रिया का प्रारंभ स्वतः ही हो जाता है। इसलिए बालकों में कार्य के प्रति जागरूकता एवं रुचि को जागृत करना चाहिए। फिर आगे हमारा क्या आता है, समस्या समाधान में स्वतंत्रता। चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए बालकों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्रतापूर्वक क्रिया प्रतिक्रिया करने से बालक समस्या के प्रति अभियोजन करना सीखते हैं। उनके अंदर रहन सहन की विभिन्न विधियां विकसित करने की शक्ति उत्पन्न होती है। इस तरह से प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से समाधान की नवीन प्रक्रियाएं जन्म लेती हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तर्क में परिपक्वता। क्या कहा गया है तर्क में परिपक्वता? तो जब हम सारगर्भित विचारों से युक्त चिंतन का प्रयोग करते हैं तो इसे तर्क कहते हैं। जब अशुद्ध चिंतन प्रस्तुत करते हैं तो इसे कुतर्क कहते हैं। ठीक है, बालकों में सारयुक्त चिंतन का विकास तर्क के द्वारा ही संभव है। तर्क सही एवं गलत में अंतर स्पष्ट करता है जो सही चिंतन को जन्म देता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए, समस्या को प्रस्तुत करना। तो बालकों में चिंतन की शक्ति का विकास करने के लिए समस्याएं उत्पन्न करनी चाहिए। ये समस्याएं बालकों के समक्ष
इस प्रकार से रखी जाएं जैसे वातावरण से स्वतः उत्पन्न हुई हैं। बालक स्वतः ही क्रियाशील होकर चिंतन करके समस्या का हल खोजेंगे। इसीलिए रूसो ने अध्यापक को पर्दे के पीछे रहने को कहा था। अध्यापक छात्रों को मार्गदर्शन देता है और उसी आधार पर वे अपना विकास करते हैं। इस प्रकार से बालक जीवन के प्रति आशावान हो जाते हैं और समस्याओं के प्रति सावधान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका, क्या हो गया आपका, तर्क हो गया और चिंतन हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा था, कल्पना देखा था और तर्क देखा था। तो कल्पना देखा है और चिंतन देखा है। अब हम आते हैं तर्क पे। तर्क को भी हम पूरा ही कर लेते हैं और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका ज़्यादा नहीं बच रहा है, बहुत कम ही चीज़ें आपकी बच रही हैं। कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं बचेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। और एजुकेशन 1 का जल्दी से हम एजुकेशन 2 भी आपकी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका। तो देखते हैं तर्क का अर्थ क्या होता है। इसमें हम क्या देखेंगे तर्क में, ये तर्क यानी कि रीजनिंग। ठीक है, तर्क का अर्थ हम परिभाषा देखेंगे, तर्क के प्रकार देखेंगे और तर्क विकास की विधियों को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तर्क एक अव्यक्त क्रिया है। ठीक है, तर्क एक अव्यक्त क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है। हमें किसी भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता, इसीलिए इसे उच्च मानसिक क्रिया कहा जाता है। साक्षात्कार या परीक्षा के समय तर्क के द्वारा दिए गए उत्तर अधिक स्पष्ट एवं बौद्धिक क्षमता के परिचायक होते हैं। अतः तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करते हैं ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो जाए। ठीक है, तर्क हम किस लिए लगाते हैं कि हमारी समस्या का जो हल है वो शीघ्र ही हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। गैरेट के अनुसार कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं। गैरेट के अनुसार क्या है, एक सेकेंड, चलिए गैरेट के अनुसार हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, गैरेट के अनुसार कहा गया है कि मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क कहलाता है। क्या कहा गया है कि मन में आप किसी उद्देश्य को रखें या लक्ष्य को रखें और क्रमागत तरीके से आप चिंतन उसका कर रहे हैं, तो वही आपका क्या है, तर्क है। वुडवर्थ ने कहा है कि तर्क में तथ्यों सिद्धांतों जो स्मृति या वर्तमान, ठीक है, जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण के द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाया जाता है। फिर उस मिश्रण को परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि तर्क शक्ति का प्रारंभ लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है। इसका प्रारंभ प्रक्रिया की शिथिलता से भी होता है। तर्क में पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव तथा पूर्व अनुभूतियों का विश्लेषण किया जाता है। इससे समस्या समाधान की नवीन विधियों का जन्म होता है। तर्क में किसी घटना के कारण को खोजा जाता है। इसमें सीखने की विभिन्न विधियों, प्रयत्न एवं भूल, सूझ द्वारा, अनुकरण द्वारा, साहचर्य द्वारा आदि का सहारा लिया जाता है। ये विधियाँ क्रमवार प्रयोग की जाती हैं, अतः जब तक समस्याएं हैं तर्क का प्रयोग होता रहेगा। ठीक है, अब हम तर्क के प्रकार देखते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं तर्क, एक आगमन तर्क, एक निगमन तर्क। आगमन यानी कि आना, निगमन यानी कि जाना। ठीक है, आगमन और निगमन के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, क्या चीज़ें होती हैं। आगमन तर्क में हम क्या देखते हैं, क्या होता है चीज़ें, यानी इंडक्टिव रीजनिंग। इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभव या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। इसमें वह 3 स्तरों से होकर गुजरता है, निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है कि जो है कि इस तर्क में यानी आगमन जो तर्क है यह 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, 3 स्तरों से गुजरता है। कौन कौन सा है, निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण। जब माँ घर से लौटने पर बच्चों को रोता हुआ पाती है, तब वह उसके रोने के कारणों की खोज करती है, उसके निष्कर्ष पर पहुंचती है और भूख के कारण से रो रहा है। इस प्रकार की विधि में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि सत्य से सामान्य की ओर। फिर देखते हैं निगमन तर्क में क्या होता है, ऊपर करते हैं इसको, देखते हैं निगमन तर्क में क्या होता है। इसमें होता है कि इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभव, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। जैसे माँ को इस सिद्धांत में विश्वास है, ठीक है, तो वह बच्चे को रोता देखकर तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि उसे भूख लगी है और इसलिए उसे दूध पिला देती है। इस प्रकार इस विधि में हम एक सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उसे नवीन परिस्थितियों में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, वास्तव में ये दोनों तर्क एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं और वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तर्क कही जाने वाली एक ही क्रिया के अंतर्गत 2 प्रतिक्रियाएं हैं। फिर आगे हमारा क्या आता है, तर्क विकास की विधियाँ। अब देखते हैं विधियाँ कौन कौन सी हैं तर्क विकास की, वो भी देख लेते हैं। तर्क विकास की विधियों के अगर बारे में हम देखें तो तर्क प्रक्रिया का प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास के लिए शिक्षा में किया जाता है। इससे जो निष्कर्ष ज्ञात होते हैं वे जन सामान्य के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। अतः बालकों में तर्क शक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित विधियाँ हैं।
पहला क्या है, दृढ़ निश्चय। ओके, पहला क्या है, दृढ़ निश्चय। इसमें क्या है, शिक्षक को बालकों में आत्मविश्वास की भावना की वृद्धि करनी चाहिए, जिससे वे जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर सकें। दृढ़ निश्चय से लगन, बुद्धि, उत्साह, क्रियाशीलता एवं आत्मविश्वास विकसित होता है, जो तर्क शक्ति का आधार होता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं स्वाभाविकता का विकास। स्वाभाविकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरलिटी। ठीक है, बालक को तर्क की प्रेरणा आपसी बातचीत से मिलती है। परिवार के सदस्यगण जब आपस में विचार विमर्श करते हैं तो बालक भी अपनी राय देते हैं। हमें उनकी राय को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी स्वाभाविकता की प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न रायों में से एक राय समस्या का समाधान करती है, जो बालक के मस्तिष्क की उपज होती है, जो बालक के मस्तिष्क की उपज होती है। इसलिए विद्वानों ने तर्क प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आगमन विधि को उपयुक्त माना है। तो सीधा सीधा यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि तर्क प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने किस विधि को उपयुक्त माना है अधिक, कौन सी आगमनात्मक विधि है, याद रखिएगा आगमन विधि। फिर हम देखते हैं क्रमागत ज्ञान। ठीक है, क्या है क्रमागत ज्ञान की हम बात करते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज की। बालक को सदैव व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से चरणों में ज्ञान देना चाहिए, ताकि वे सभी चरणों को भली भांति समझ सकें। साथ ही उनके समक्ष समस्या प्रस्तुत करना चाहिए और चरणों का व्यवहारिक प्रयोग करना सिखाना चाहिए। इस तरह बच्चे तर्क की ओर प्रेरित होंगे। फिर देखते हैं हम आगे सूझ शक्ति का प्रयोग। तर्क सूझ और शक्ति और पूर्वानुभव पर निर्भर करती है। तर्क जो है सूझ की शक्ति और पूर्वानुभव पर निर्भर करती है। हमें सूझ एवं पूर्व अनुभवों का सही प्रयोग करना बच्चों को सिखाना चाहिए। जब बच्चे किसी समस्या का समाधान पूर्व ज्ञान के द्वारा नहीं कर पाते हैं तो वे सूझ शक्ति का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार स्वयं के मानसिक चिंतन के द्वारा समस्या समाधान क्रिया की जा सकती है, यानी किया जा सकता है, जो सूझ का परिणाम होता है। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखते हैं। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। चैप्टर अब ख़त्म हुआ है। हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है आपका चिंतन। ठीक है, आपका चिंतन देखा है, कल्पना देखी है और तर्क देखा है। तो ये चैप्टर हमने आज का ख़त्म कर दिया। थोड़ा बड़ा चैप्टर था और हमने जल्दी ख़त्म किया है। ऐसे ही हम 2-3 चैप्टर को एक एक में लेके ऐसे ख़त्म करेंगे, जैसे देखेंगे हम चैप्टर को, और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, PDF पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, क्योंकि जल्दी ही आपका ये सोच लीजिए आपका UP टेट और सुपर टेट में नाम मात्र का समय मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो अभी से लग जाइए और लगे रहिए तैयारी पे, क्योंकि जिसके लिए आपने पढ़ाई की है वो समय अब आ रहा है। ठीक है, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे कि वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है, क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो आपको शायद कल मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।